हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 12th क्लास की जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, ये किस तरह की क्वांटिटी है, इसके बेस न्यूमेरिकल जो है वो किस तरह से आ सकते हैं, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करने से पहले एक कंसेप्ट छोटा सा है हमारे पास में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आता है एरिया वेक्टर। सबसे पहले आप इसको जानेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर है, कैसे है, इस बात को जानने से पहले आप अपना कॉपी पेन तैयार करें और साफ साफ अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं और अपने इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब आगे हम करते हैं अपना काम। एरिया वेक्टर देखिए बेटा, एरिया वेक्टर जो होता है, अब तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि एरिया है वो वेक्टर है। ठीक है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि एरिया है ना, एरिया उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। एरिया है वो वेक्टर होता है, लिखा जाएगा वो बात तो अलग की बात हो गई, लेकिन एरिया है वो वेक्टर है। बोला किस तरह से है, चलो इस चीज को हम देखते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। सपोज कीजिए मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा कि ये कोई एरिया लेना है, इसका ओरिजिन ए बी और सी। ठीक है, ये कहा ए 0 है, ये 0 ए है, ये मैंने कहा ए है। ओके, अब देखो, अगर मैं बात यहां इस एरिया की करता हूं तो एरिया अक्सर हम क्या लिखते हैं, ओ ए क्रॉस ओ बी। ध्यान रखना, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट होगा यहां। ठीक है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए क्या है, ए है, ये कितना है ए, तो क्या आया ये ए स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर मैं एरिया वेक्टर की स्टडी कर रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन जो है ना वो क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस जो इधर की तरफ आ रहा है, ये इसकी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा के वेक्टर। तो एरिया इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर के आएगा। और कोई ये भी कह सकता है कि सर इसका ए स्क्वायर के जो है वो माइनस का भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पीछे वाले। ठीक है, या तो आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ, दोनों के दोनों वेक्टर हैं। वो अभी हम जो बताएंगे सरफेसेस के बारे में, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि कैसे हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई, एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये है मेरे पास में x एंड दिस इज z, दिस इज y। ठीक, अब यहां पर कोई लाई करता है सरफेस के ऊपर, यही ले लिया मैंने, चलो ठीक है। तो वही चीज है, मान लीजिए सेम ए है, ये साइड बी है, इतना कर लेते, तो इसका क्या होगा एरिया, ए बी, डायरेक्शन क्या लगाएंगे आप, जे कैप। ठीक है, और ये हो सकता है ए बी जे कैप जो है वो माइनस का हो, नेगेटिव हो, पीछे वाला ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो ये है एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा देखिए। अब जो सरफेस होगा उस सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो हम आंसर इसका डबल लिख रहे हैं ना, माइनस का भी और पॉजिटिव भी, तो उसके पीछे वजह यह है कि जो सरफेसेस की हम बात करेंगे तो वो दो टाइप के सरफेस हम स्टडी करेंगे। एक तो होगा ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, एंड सेकंड इज क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस में आते हैं बेटा 2D, ठीक, और इसके अंदर आते हैं 3D डायग्राम्स आपके। ठीक है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस जो हमने अभी स्टडी किए थे, ठीक है, वो सारे क्या थे, ओपन सरफेस, उसमें ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों साइड से आपका परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, वो आ सकता है। लेकिन क्लोज सरफेस के अंदर यूनिट वेक्टर जो हम लेंगे उसका, यानी कि हम जो उसका एरिया वेक्टर लेते हैं, यूनिट एरिया वेक्टर, यूनिट
एरिया वेक्टर इज टेकन ऑलवेज आउटवर्ड और परपेंडिकुलर। ध्यान रहे ये बात, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है किसी भी क्लोज सरफेस की अगर हम बात करें तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये कोई मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप है इसकी, इसका यूनिट वेक्टर, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर मुझे बताना है, ठीक है। इस सरफेस के लिए मुझे जो डायरेक्शन वेक्टर जो देना होता है हमने, हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर, वो कैसे लेना होगा, आउटवर्ड, ऐसे, ठीक है। इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का नीचे की तरफ, इस सरफेस का उधर की तरफ, इस सरफेस का इधर की तरफ। समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपसे एक इस तरह का डायग्राम दे देता हूं। ये हमने एक शेप ले ली कोई, ठीक है, क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वाले सरफेस का वेक्टर इधर होगा, ठीक है, वेक्टर एरिया जो निकालेंगे हम, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, कोई डाउट नहीं। इसका नीचे वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। ये जो है ऊपर वाला सरफेस आपके पास सामने बिल्कुल, इसका सरफेस एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ गए, ऊपर वाले का ऊपर की तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट और डाउन वाला डाउन। पीछे वाला है उसका यूनिट वेक्टर पीछे की तरफ, और ये जो सामने वाला फ्रंट वाला है इसका वेक्टर सामने की तरफ। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर हम लेते हैं इसका, वो किधर लिया जाएगा, टेकन ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ओपन सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्यूब की बजाय यहां मैंने स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, उसके इसके अंदर इसका एरिया वेक्टर, अगर आप इस डायरेक्शन को एक्स कहते हैं और इसको अगर आप जेड कहते हैं, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे, मान लो ये साइड ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर जो एरिया होगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए इंटू डायरेक्शन जो इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर इसका बिल्कुल कौन होगा, वो एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो वाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस जी। यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस ऑफ जे भी ले लेते हैं, बैक वाला भी, क्योंकि ये ओपन सरफेस की बात है। ओपन सरफेस में दोनों करेक्ट है, लेकिन क्लोज सरफेस में ध्यान रहे सिर्फ परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है, इसका जो यूनिट एरिया वेक्टर आएगा वो। क्लियर है, ओके, आगे करें, ठीक है। अब इसी के बेस के ऊपर मैं छोटी सी बात आपसे ही पूछ लेता हूं कि आप मुझे बताएंगे, इसको मिटा देता हूं, एक अगर मैंने एक सर्कल ले लिया, एक, ठीक है। अब बताओ आप इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। मान लीजिए एक्स और वाई में लाई कर रहे हैं, सर्कल है ना, तो 2 डायमेंशन में है, ये एक्स और वाई के अंदर लाई करता है मान लो, ठीक है। तो इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां डायरेक्शन वेक्टर, अगर ये डायरेक्शन जो है हमारी एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो भाई एक्स इधर एक्स है, ये वाई है, तो जेड है इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो जेड का मतलब हो गया यहाँ पर के वेक्टर, और पाई आर स्क्वायर आप कह सकते हो माइनस ऑफ के वेक्टर। बस छोटी सी बात है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ा कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा सबसे पहले हम डिनोट करते हैं फाई से, ये सिंबल है
यहाँ ई लगा हुआ अगर नजर आता है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एम लिखा हुआ होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हमारी 2 यूनिट के बाद जो यूनिट स्टार्ट होगी वो आएगी, उसमें पढ़ेंगे हम। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू किसके होता है, दरअसल ई डॉट ऑफ डीएस होता है, ये सरफेस एरिया, ठीक है ना, या मैं यहां कह सकता हूं एरिया, ई डॉट ए। ओके, और अगर इसको मैं ओपन करता हूं पूरी तरह से तो ई ए कोस ऑफ थीटा, ये आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट, ठीक है। थीटा की फॉर्म में ये होगा और वेक्टर फॉर्म में ये आ रहा है। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है वो समझते हैं हम पहले। इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the total number of electric lines of force passes through an unit area, passes through surface perpendicular to the surface, passes through perpendicular to the surface। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। क्या कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, कैसे कि अगर मैंने कहा आपसे कि बेटा ये एक सरफेस लिया, ये एक सरफेस लिया, इस सरफेस के अंदर से जितनी लाइंस पास होंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं इस सरफेस से, तो ये क्या क्रिएट कर रही हैं, यहां पर फ्लक्स क्रिएट कर रही हैं। तो एक टाइप से हम ये भी कह सकते हैं कि एक एरिया में से, एक एरिया जो पर्टिकुलर एरिया मैंने जो फिक्स ले लिया, इस एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है उनकी काउंटिंग, उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो फ्लक्स के ऊपर ये जो फील्ड लाइंस हैं कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल होंगी। इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे हुआ ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, देखो मैंने कहा नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू, इसमें 4 लाइन जा रही थी, किसी बच्चे ने जवाब दिया सर इसके अंदर 4 यूनिट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी एरिया के अंदर से एरिया सेम रखा, ठीक है, यही एरिया था मेरे पास में, सपोज कर लीजिए दोनों एरिया सेम है, और इसके अंदर नंबर ऑफ जो लाइंस है ना इनकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब बढ़ गई तो इसके अंदर से सपोज पास हो गई 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड, 6 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर। इसमें 4 यूनिट था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 6 यूनिट है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां कम थी, 4 थी, यहां ज्यादा, यानी कि स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा पास कर रही हैं एरिया से उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा क्रिएट हो रहा है वहां। क्लियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस यहां इस एरिया में से दोनों एरिया को अगर मैं इक्वल लेट करके चलता हूं तो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कम है, तो डेफिनेटली यहाँ का फ्लक्स ज्यादा मुझे मिल रहा है, यहाँ का कम मिल रहा है। इन दोनों का कंपेयर करवाते हैं तो यहाँ हमने सीखा कि जो फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो एक तो बात हमारे पास में ये आई। सेकंड थिंग इज, अगर मैं कहूं आपसे कि इस एरिया को मैंने डिक्रीज कर दिया, सपोज ये एरिया था, अब इस एरिया में से मैंने कम एरिया ले लिया, हाफ ले लिया एरिया इसका, ठीक है, इसके अंदर से अब लाइंस कितनी जाएंगी, 2 यूनिट ही होंगी, ठीक है, 2 लाइन नहीं गई, एरिया कम कर दिया ना, तो नंबर ऑफ लाइन जो फालतू की थी वो बाहर हो गई, जो पहले जा रही थी इसके अंदर से। तो जब एरिया मैंने इसका कम किया तो नंबर ऑफ लाइंस जो थी वो कम रह गई,
मतलब फ्लक्स के ऊपर फर्क पड़ा। वो क्या कम करने से फर्क पड़ा है हमारे पास? एरिया को। तो कहीं ना कहीं एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्लक्स। भाई समझ रहे हो ना बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एक चीज बेटा और आती है यहां पर, वो क्या आती है कि जब हम एक सरफेस की बात करेंगे ना, देखिए जर्नल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा, ठीक है। यहां पर जो ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। समझ गए? ये थीटा कैसे? अब देखो हम यहां की बात ही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, ये एरिया इस तरह से लिया हुआ है मैंने। इस एरिया की जब मैं स्टडी करूंगा, जब ये एरिया ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना ऐसे, यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे है और इलेक्ट्रिक लाइंस भी उधर ही जा रही हैं। तो ई और एन, अगर मैं कहूं आपको कि इसके ऊपर एन को मैंने कह दिया आपसे एरिया वेक्टर, ठीक है, यहां पर, तो एन की डायरेक्शन किधर होगी? उस तरफ ही होगी। समझ में आ गई बात? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फ्लक्स क्या आएगा आपके पास, तो फाई की वैल्यू आई मेरे पास ई डॉट ए, ठीक है। अब ई का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो यहां कितना है? 0 डिग्री एंगल, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? ई डॉट ए। तो नेट जो फ्लक्स आया मेरे पास वो किसके इक्वल आया? ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन, सीधा सा डॉट प्रोडक्ट है ना, तो सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक डिफरेंस बताता हूं मैं आपसे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहां आप समझेंगे। हाँ, अगर आपने कहा सर इसके ऊपर बताओ, अगर इलेक्ट्रिक लाइन उसी तरीके से इसमें से ये डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिक लाइंस की, अब बताना है आपको, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बेटा देखो इन दोनों सरफेसेस में फर्क क्या है? इन दोनों सरफेसेस में फर्क ये है, जो पहला केस है ना, इसके अंदर सरफेस ये है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, यूं क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है, पास से इस थ्रू, ठीक है ना, जो पास करें इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही थी, और इसका यूनिट एरिया किधर लिया था मैंने? उधर लिया था। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अच्छा इसके अंदर बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, बताया था ना मैंने, डायरेक्शन ऑफ ओपन है, ये ओपन सरफेस है तो इधर भी ले सकते हो। इसके आंसर दो हो सकते हैं, माइनस ऑफ ई डॉट ए भी आ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा तो ये सरफेस तो है यू, इलेक्ट्रिक लाइन उधर, यूनिट एरिया उधर। अब जो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास में यू, समझ गए? अब इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है यूं टच करती हुई इसको, इसके पास, इसको क्रॉस नहीं कर रही, ये ओपन सरफेस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल इसके पास से जा रही है, ठीक है, टेंजेंटली। और यूनिट एरिया किधर होगा इसका? एरिया वेक्टर की बात करूं तो मैं ये होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा इसका, बिल्कुल। तो एरिया वेक्टर जो है वो यूं होगा इसका, ठीक है। तो मुझे थीटा बताइए इनमें कितना आएगा? अरे 90 डिग्री होगा कि नहीं? एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ई उधर, समझ गए ना, टेंजेंटली जा रही है, इसमें सरफेस यू था। तो अब इसके अंदर अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो ई डॉट ए कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 बेटा क्या होता है? 0। तो फ्लक्स कितना आया? 0। क्या देखा इन दोनों में डिफरेंस? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, एरिया से पास नहीं हो रही, तो हम कहेंगे फ्लक्स नहीं बना, 0 आया फ्लक्स। समझ गए ना? क्योंकि जो एंगल बना ई और एन का, जो टेंजेंटली गई इलेक्ट्रिक लाइन, तो वो 90 डिग्री एंगल बनता है किनके बीच में? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में। बट यहां पर दोनों लीनियर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप उसमें 0 कहेंगे फ्लक्स, फ्लक्स नहीं आएगा वहां, यहां पर फ्लक्स आएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अब हम
थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से छोटी छोटी बातें करते हैं इसके ऊपर। चलो देखिए, अब बेटा अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर है या वेक्टर, तो पहली बात तो ये आएगी हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मैं सीधा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बताइए जरा। ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? यानी कि आप ये कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। भाई ई है, ई एफ बाई क्यू लिखते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ गए? अच्छा, इसकी डायमेंशंस, कैसे करेंगे डायमेंशंस? एफ बाई क्यू और इनटू में एरिया, एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया हो गया, यहां एरिया लिख दिया मैंने, तो एफ m1L1T-2 डिवाइड बाई क्यू ए टी इंटू एरिया एल स्क्वायर। अब कर दो इसको एडजस्ट, क्या आएगा बेटा? m1 L की पावर 1 2 3 T की पावर -2 -3, भाई ऊपर जाएगी -3। अच्छा, और a की पावर -1, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये इसका क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अच्छे से बात हुई क्लियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसको 5 लेटर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू एरिया। ठीक है, पासिस थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास हो नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलरली पास हो, ये भी बात ध्यान रहे। अच्छा, फिर हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। सेकेंड थिंग इज, जो एरिया वेक्टर है, सॉरी एरिया जो है सरफेस का, जिस सरफेस एरिया से क्रॉस कर रही है फील्ड लाइंस, ठीक है ना, उस सरफेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, उस सरफेस के एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड थिंग इज डायरेक्शन, यानी थीटा, किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जिस सरफेस की हम स्टडी कर रहे हैं उसका वेक्टर एरिया, ठीक है ना, उसके बीच का जो एंगल है थीटा, उस पर डिपेंड कर रहा है। कुल मिलाकर हमारे पास में फॉर्मूला जो आया वो आया phi = E डॉट A डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अच्छा, तो phi = E cos थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। इसके बाद हमने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यूनिट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है वो बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। ठीक है, अब हम करके देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे जो आने वाले होते हैं। अच्छा, ये मैंने कहा आपसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर दिस इज A0 0A AA 0 0 ओरिजिन हो गया। ठीक है, OA B और C। इसके ऊपर आपको फ्लक्स निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आ रही है, बाहर की तरफ है। दो केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो, देखो ये सरफेस जो है वो इस टाइप से सरफेस है, ठीक है ना, मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है,
देन फाइंड फाई नेट। तो आपको नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? इधर की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ, जिधर ये जेड आ रहा है ना इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। तो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करता हूं, सबसे पहले मैंने इसका एरिया बताया। चलिए पहले फ्लक्स की बात कर लो, फिर हम बात करेंगे। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। अब फाई बराबर ई की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, तो ई जेड जो भी है, या तो वैल्यू गिवन होगी, नहीं है तो ई जेड रहने दो, इनटू में एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ कितने डिग्री एंगल होगा? 0। क्यों होगा 0 भाई? यूनिट में इधर होगा, एरिया वेक्टर इसका इधर होगा। जब ये एक्स और वाई में लाई कर रहा है तो जेड है इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा तो कोस 0, ठीक है। अब फाई इज इक्वल टू ई जेड, वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो हमने ई जेड रख लिया। एरिया इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर, समझ गए? ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आता है। फाई इज इक्वल टू ई जेड इंटू ए। बताइए समझ में आया? ई जेड इंटू ए स्क्वायर एरिया वेक्टर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आएगा। यूनिट आप लगा सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, समझ गए? अगर मैं आपसे कह देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला केस ध्यान रहेगा। अगर सेकंड में इसी में कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes along x एक्सिस, अब क्या होगा इस दूसरे वाली बात में? तो दूसरे वाली बात का रिजल्ट पहले का ये है, दूसरे का रिजल्ट निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफ एरिया, ठीक है, ई एक्स के अलोंग इनटू एरिया वेक्टर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इनटू में कोस ऑफ एंगल की बात करते हैं। कितना एंगल आएगा बेटा? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जाएगी ई, तो यूनिट वेक्टर तो एरिया वेक्टर तो इधर है, ठीक है। कितना एंगल बना इनके बीच में? 90, और कोस 90 क्या होता है? 0, एंड फाई की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 0। तो उस केस में फ्लक्स 0 आ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं अच्छे से? ठीक है। तो इस पे आपको बड़ा अच्छा मतलब जो याद रखने का पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो उसकी वैल्यू गिवन होगी कहीं ना कहीं, ई एक्स के अलोंग, ई वाई के अलोंग, ई जेड के अलोंग, उसकी कोई भी इक्वेशन की टाइप में ना गिवन होती है। अगर नहीं है तो आप उसको ई को ई रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अच्छा, एरिया आपको दिए हुए डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना होता है। उस एरिया को रखने पे सिर्फ आपको थीटा के ऊपर फोकस करना होगा यहाँ, बस वो समझने का पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसके थोड़ी सी और आगे। अच्छा, एक कंसेप्ट और इसके अंदर समझने की कोशिश करें आप। मैंने आपसे कहा कि ये है एक सरफेस, ठीक है, और इसके एरिया वेक्टर की मैं बात करता हूं। यहां पर जो एरिया वेक्टर होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे गई, मान लो मैंने कहा आपसे कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूं गई, ठीक है। अब देखेंगे आप यहां ये दो कंपोनेंट्स में टूटती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इसके साथ में एरिया वेक्टर के साथ में क्या एंगल बनाया है? थीटा एंगल, समझ गए? तो ये थीटा बनाया और ये इसका हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो जब ये इधर जाते तो ये तो कंपोनेंट कौन सा है? कोस थीटा के लिए, और ये कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है तो ये ई, समझ रहे हो, और ये ई साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया, क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो जो ई साइन थीटा आ रहा है ना, ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में? देखिए 90 का, ठीक है। जबकि ये वाला एंगल इसके साथ कितना बना रहा है? 0 का, उसी सरफेस के अलोंग, ठीक। अगर 0 का नहीं भी है तो कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो ये थीटा मिलेंगे, ये थीटा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये u वाला वेक्टर है,
ठीक है। इसके साथ में ये वाला जो एंगल है, ये अगर इसके साथ में थीटा बना रहा है, ठीक, तो ये जब ये अगर आप इस वाली लाइन को अगर मैं यूं लेता हूं ना बेटा सीधा, अब ये तो मैंने सरफेस इस टाइप से कट किया, यूं लिया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन यूं गई, इलेक्ट्रिक लाइन गई है यूं, ठीक, तो इसके साथ जो थीटा का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो ये आया, ठीक, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये इसके साथ में ये यूं है, ठीक, जो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ 0 डिग्री 90 डिग्री का, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है यहां, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल आता है ना ये 90 का आता है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये भी बात याद रहे, आपका जो एंगल होता है ई और परपेंडिकुलर जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर जो होता है उसके बीच का जो एंगल होगा वो आएगा आपके पास में थीटा, ठीक है। अब तक तो हम अलोंग द लाइन ही ले रहे थे, अगर नहीं होता है ऐसा केस मिल जाता है तो आप उसमें थीटा ये देखेंगे, ठीक है। मे बी ये एंगल आपका गिवन भी हो, ठीक है, ओके। अब हम आपसे बताते हैं कि आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, ठीक है। आपको इसका नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्या होगा एक सर्कल का, तो सर्कल का हम फाई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफ ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वेयर, अगर इसकी रेडियस है वो हमारे पास में गिवन हो स्मॉल आर तो, ठीक है, इनटू कोस ऑफ, कोस कितना आएगा इसके बीच, अब इसका देखिए आप एंगल जो होगा वो एंगल ये होगा इसके साथ, क्यों भाई एरिया वेक्टर, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं पूरे की, तो इस एरिया के अंदर बिल्कुल ये यू रखा हुआ है, यू है ये सर्कल, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन यू जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक, अगर ये यू रखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन यू जा रही है तो इसके बीच में ई और एन के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 0 डिग्री, तो आंसर आया ई इंटू पाई आर स्क्वेयर, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ये वाली प्रॉब्लम, सीधी लाइनें खींचती है, ये लीजिए, देख लीजिए आप, एक्स वाई जेड, ठीक है, हाँ, और यहां पर हम एक बना के चलेंगे, या फिर ऐसे बना देता हूं, ठीक है। और हमने कहा आपसे कि बेटा एक एक्सिस और एक एक्सिस तो ये हो गया, दूसरा एक्सिस आपके पास में है यहां से, ठीक है, ये ले लिए एक्सिस 1 2 और 3। अब इसके ऊपर आपको नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे जब अंदर चार्ज नहीं हो प्रेजेंट, इन एब्सेंस ऑफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड, नो चार्ज इनसाइड, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे यू पास हो रही हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से पास हो रही हैं। अब आपको बताना है नेट फ्लक्स क्या होगा, कैसे करेंगे।
अब इसमें देखो सरफेस काउंट करें, 1 2, ठीक है। अच्छा 1 2 और पीछे वाली साइड का 3, सामने वाली साइड का 4, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला जो बिल्कुल है ये 6। इस तरह से ये कितने सरफेस बने? 6 सरफेस बन गए। भाई बने कि नहीं? अब देखो, अब हम करते हैं इस सरफेस फर्स्ट का फ्लक्स फाई, पहला सरफेस फाई 1, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ एरिया वेक्टर, अगर इसकी साइड को ए गिवन हो, ए गिवन है, ठीक है। अब देखेंगे हम तो क्या पाएंगे कि एरिया इसका क्या आएगा, क्यूब का, ए क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर का, ए स्क्वायर। फर्स्ट के लिए पहला सरफेस मैंने ये लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जा रही है तो क्या होगा, ई की डायरेक्शन तो वो है, ठीक, सरफेस एरिया इस स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया इनटू कोस ऑफ, कितना एंगल आएगा यहाँ इसका मैंने क्या कहा था, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है, तो इसका एरिया इधर आएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो कोस 180 आया कि नहीं, तो फाई 1 की वैल्यू आई माइनस ऑफ ई ए स्क्वायर, ठीक है, कोस 180 की वैल्यू माइनस ऑफ 1। अब हम करते हैं फाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट। अब फाई 2 ये वाला सरफेस है, इस सरफेस की बात करूंगा तो ई डॉट ऑफ एरिया ए स्क्वायर इसका, ठीक है, इस सरफेस का, इनटू में कोस ऑफ एंगल ई और यूनिट एरिया वेक्टर के बीच में, तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, ठीक है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो यही आएगी, तो क्या होगा, ई और एन कोलिनियर है, कोस 0, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, ई डॉट ऑफ ए स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन थी मेरे पास में, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्लियर है। अच्छा अब देखिए आगे, अगर मैं कहूं आपसे फाई 3 निकालो थर्ड सरफेस का, तो थर्ड सरफेस कौन सा है, ऊपर वाला सरफेस सिलेक्ट किया है। अब ऊपर वाले सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, और ई की डायरेक्शन क्या है, इधर है, कितना एंगल 90 डिग्री, तो फाई कितना आया 0। फोर्थ सरफेस के लिए निकालिए, फोर्थ सरफेस नीचे वाले के लिए लाइन जा रही है सीधी, एरिया किधर होगा इसका, नीचे की तरफ, तो क्या होगा इसका 0। फिर ये आई इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इसी टाइप से मैंने कहा आपसे कि बेटा 5 फिफ्थ सरफेस कौन सा ले रखा है मैंने इसका, फिफ्थ सरफेस जो सामने वाला है हमारे, जस्ट जो हमें ये सामने जो नजर आ रहा है फिफ्थ सरफेस ये है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, ठीक है, और अंदर, ठीक है, तो क्या आएगा 5 0। भाई समझ गया ना, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ई उधर है, क्लियर। अच्छा इसी तरह से 5 6 की मैं बात करता हूं तो पीछे वाला जो सरफेस है उसका यूनिट वेक्टर उधर की तरफ है, एरिया वेक्टर उधर, और ई सीधा जा रहा है, तो कितना आएगा 0। नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस सारे फेसिस का हम सम कर देंगे, फ्लक्स जो निकला है उसका, तो कितना आएगा 0। 5 नेट कितना आया 0। बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है, अच्छे से आ गया, आप इसको कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं थी प्रॉब्लम इसमें। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये एक रूम है, ठीक है, इसको ही मैं एक क्यूब मान करके चलता हूं, ठीक है, तो उसके इसके अंदर क्या होगा, इस वाली दीवार का यूनिट वेक्टर उधर, इस वाली दीवार का यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ, सामने वाली दीवार का यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर कोई चार्ज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड से इस साइड जा रहा है, यूं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो ये वाली दीवार जो है इसका यूनिट वेक्टर यूं, ये 90, फ्लक्स 0, सामने वाली इस दीवार का फ्लक्स 0, इस वाली दीवार का फ्लक्स नीचे की तरफ वेक्टर 0, ऊपर वाली दीवार का फ्लक्स ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है 0। इट मींस 1 2 3 4, इन चारों का तो हो गया 0। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही थी, ये किस सरफेस को क्रॉस कर रही है, एक तो इस वाली बाल को और एक इस वाली बाल को, तो इन दोनों का फ्लक्स निकलेगा। इसका फ्लक्स जो होगा जस्ट इसके
अपोजिट होगा। क्यों? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर उधर लेते हो आप, तो इसका इस सामने वाली जो फ्रंट दीवार है इसका एरिया तो हो गया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट पीछे वाली जो वॉल रह गई हमारी, उसका जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड से 180, जो हमने यहां पर ये चीज सीखी है। समझ गए आप? तो नेट फ्लक्स क्या आता है मेरे पास? 0 आता है। ओके। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम के अंदर कई बार ऐसा भी आ जाता है कि ये जो क्यूब है ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर हो कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है, और मान लीजिए x डिस्टेंस के ऊपर दे दिया था, या a डिस्टेंस, a इसका एरिया था, a दे दिया, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, E गिवन होगा कि Ex इज इक्वल टू a, जो भी होगी वैल्यू ax या ai, ay, az, इस तरह से यहां पर ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन होता है, आप उसमें सिर्फ ये वैल्यू यहां पर जब इनका सबका सम करेंगे ना, लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ये वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां पर बस, ठीक है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वहां पर आप ये वैल्यू जो गिवन होती है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करके पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक छोटी सी बात, ये क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसमें तो हम ऐसे करेंगे, और एक सिलेंडर से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें और थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान रहे, इनसाइड द सरफेस हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लेते हैं, एब्सेंट रहता है चार्ज। किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर बताइए कैसे कैसे फ्लक्स निकालें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू जा रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं कि इसका फ्लक्स निकालिए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल आएगी। तो अगर इसकी रेडियस r हो, क्या करेंगे अब? फ्लक्स की बात करेंगे। फाइव इसको पहला सरफेस कह रहा हूं मैं, इसको सेकंड सरफेस, फाइव 1, तो E डॉट A कोस थीटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया कितना हो गया इसका? पाई r स्क्वायर, कोस ऑफ थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो E डॉट ऑफ पाई r स्क्वायर, इस सरफेस के ऊपर इसका इतना फ्लक्स आया। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका यूनिट एरिया इधर की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं, इस पूरे सरफेस की, जो ये जो वायर है इसके पूरे सरफेस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और एरिया वेक्टर किधर आएगा? हर बार इसमें परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। समझ गए ना? वायर है, ये पूरा सरफेस है उसका, तो पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर, सरफेस का आउटवर्ड बाहर की तरफ, और बाहर वाली जो भी लाइन है, जैसे मैंने कहा इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है ना। इसको यहां पर मिलाओगे 90, कहीं पे भी, जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है, इसके ऊपर आप कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट इसके सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बनाता है यहाँ एरिया वेक्टर और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जब मैं करता हूं फाई, इस वाले सरफेस की सेकंड या थर्ड सरफेस मैंने ये ले लिया, थर्ड सरफेस की अगर मैं स्टडी करता हूं तो फाई ए की वैल्यू आ जाएगी E डॉट ए कोस ऑफ 90, एंड कोस 90 क्या होता है? 0। तो फाई जो है बीच में कहीं पे भी अगर इस वायर के मैं निकालता हूं, जब चार्ज एब्सेंट हो अंदर, तो फ्लक्स 0 आएगा, और अगर मैं दोनों एंड्स की बात करता हूं तो फ्लक्स E डॉट ऑफ पाई आर स्क्वायर, या फिर इस वाले सरफेस पे E डॉट ऑफ माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा एरिया, ठीक है। और सम करेंगे तो टोटल वायर के ऊपर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और हम गाउस थ्योरम को स्टडी करेंगे, जो कि हमारी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो यूनिट है ना, यहाँ से गाउस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके कोर्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। अक्सर पूछे जाने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, और फिर हम गाउस थ्योरम को करेंगे। और फ्लक्स के अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं तो गाउस थ्योरम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहो।